मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बच्चों को बताया जाता है, जिन दोनों बच्चों की एज 10 से 12 साल होती है। इनके नाम होते हैं वर्दा और देवा, और ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं, पर तभी इनमें से वर्दा को कुछ बच्चे परेशान करते हैं, जो कि इनसे काफ़ी बड़े होते हैं। बट ये देखकर देवा अपने दोस्त वर्दा की हेल्प करता है, और वो उन सभी को मारकर अपने दोस्त को बचा लेता है। और यही हमें ये पता लगता है कि वर्दा और देवा दोनों ही सच्चे दोस्त हैं। पर इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हमें ये बताया जाता है कि रात के सीन दिखाया जाता है, जिस रात को बारिश हो रही थी और यहाँ पर देवा अपने घर को लॉक कर रहा होता है। तो देवा के घर के आसपास काफी तबाही मची हुई होती है, और देवा के घर के अंदर उसकी मदर होती है, और वो अपनी माँ को लॉक करके अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि देवा को पकड़ लेते हैं और उसके घर के गेट को तोड़ देते हैं, और देन वो उसकी माँ को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर हमें ये देखते हैं कि उन दोनों की मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे देवा और उसकी माँ को मार पाते, वहाँ पर एक गाड़ी से वर्दा अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है। और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि ये जो आदमी है, जो कि देवा और उसकी माँ को मारना चाहते हैं, वो असल में वर्दा के फादर के लोग हैं। और इसलिए यहाँ आते ही वर्दा उन सभी से कहता है कि वो लोग उसके दोस्त और उसकी माँ को छोड़ दे। बट वो सारे कहते हैं कि ये वो लोग सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं, और कानून उसी के पापा ने बनाया है, तो इसलिए उन्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर वर्दा भी चुप हो जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वर्दा अपने हाथ से एक मोटा सा कड़ा निकालता है और उसे उस गुंडे को दे देता है, और जो गुंडा देवा और उसकी मदर को मार रहा था। वर्दा उसे कहता है कि मैं एक सरदार हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर तुझे दे रहा हूँ, और इसलिए तू इस पावर को इस कड़े के साथ ले ले और मेरे दोस्त और उसकी माँ को छोड़ दे। ये देखकर वो गुंडा ऐसा ही करता है। वो पावर की लालच में वर्दा का कड़ा लेकर पहन लेता है, और उसके बदले में वो देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। देवा को ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसके दोस्त वर्दा ने उसकी और उसकी माँ की जान बचाई है। बट यहीं पर वर्दा उसे ये कहता है कि उसके और उसके मदर के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि फिर से उन्हें मारने की कोशिश की जाए, तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। देवा अपने दोस्त की बात मान जाता है और वहां से अपनी मदर को लेकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त वर्धा को एक वादा करता है, और वो वादा से कहता है कि जिंदगी में अंदर अगर वर्धा को कभी भी देवा की जरूरत हो तो वो बस उसे एक बार बुलाएगा, तो वो तभी आ जाएगा। साथ ही देवा अपने दोस्त वर्धा से ये भी कहता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया तक को मार सकता है, इसलिए वो देवा की इन बातों को कभी ना भूले। और फिर उसके बाद देवा अपनी मदर के साथ वहां से चला जाता है, और फिर यहीं पर ही वर्दा अपने दोस्त देवा को एक नया नाम देता है, और वो उस नाम देता है सलाह। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडों को देखते हैं। यहीं पर ये लोग किसी की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, और तभी ये लोग उसे ट्रैक करके ढूंढ लेते हैं। फिर हमें ये पता लगता है कि जिसे ये लोग ट्रैक कर रहे थे और वो कोई नहीं बल्कि श्रुति हसन है। ये सारे गुंडे श्रुति हसन को पता लगाते हैं, जल्दी से उसके बारे में अपने सुपीरियर्स को बताते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि जो इनके सुपीरियर्स हैं वो बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, और वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है बल्कि उनके हाथ में कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। श्रुति हसन के बारे में पता लगते ही वो सुपीरियर गैंगस्टर्स अपने सारे लोगों को ये ऑर्डर्स देते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये श्रुति हसन उसकी बेटी है, जिसे हम मारना चाहते हैं, यानी कि हमारा दुश्मन। लेकिन अब उसको कि इसकी बेटी यहाँ इंडिया आ रही है, तो इसलिए इसकी इंडिया में आते ही हम इसे उठा लेंगे। और फिर इसलिए ये बोलकर वो सुपीरियर गैंगस्टर अपने सारे लोगों को उसकी फोटो भी भेज देते हैं। बट फिर इसी टाइम पर श्रुति हसन के डैड को इस बारे में पता लगता है कि उसकी बेटी इंडिया जा रही है, और क्योंकि वो खुद इस टाइम पर न्यूयॉर्क में होता है, इसलिए वो इंडिया में अपने एक आदमी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो श्रुति हसन का ध्यान रखे और उसे उसके दुश्मनों से बचाए, और उसे किसी तरह से एक आदमी के पास पहुंचा दे, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास मेरी बेटी सेफ रह सकती है। और वो आदमी ऐसा ही करता है। श्रुति हसन के इंडिया के आते ही उसे जल्दी से किडनैप कर लेता है और उसे सीधा आसाम ले जाता है, और आसाम में एक स्कूल टीचर के घर पे छोड़ देता है, और स्कूल टीचर को ऐसा विश्वास दिलाता है कि वो लड़की एक टीचर है जो कि उसके स्कूल में पढ़ाना चाहती है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि वो स्कूल टीचर और कोई नहीं बल्कि देवा की माँ, यानी कि देवा और उसकी मदर काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो सलार की। अभी आदमी श्रुति हसन को यहाँ पर इसलिए लाया होता है क्योंकि श्रुति हसन
का फादर ये तो पता था कि वो गैंगस्टर जो कि उसकी बेटी को ढूंढ रहे हैं वो पूरे देश में उसकी बेटी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ही जगह है जो ये आदमी के पास उसकी बेटी बचा सकती है। और वह देख कर देवा इसलिए अपनी बेटी को यहाँ पर रखवाया था ताकि वो कुछ दिन यहाँ पर छुप कर रह सके। जैसा कि मामला ठंडा हो वैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाएगा और फिर इसलिए श्रुति हसन यहाँ पर एक टीचर बन के रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद सुपीरियर गैंगस्टर के कुछ गुंडे श्रुति हसन को आसाम से अंदर ढूंढ लेते हैं और इसलिए वो लोग अपने सुपीरियर्स को ये बात बता देते हैं कि लड़की भी आसाम में छुपी है। इसके बाद ही स्टोरी के दूसरे सीन के अंदर हम एक अंग्रेज को देखते हैं और उससे ये कहता है कि उसके पास ट्रक भर के गन्स है जो कि उसे इंडिया से नेपाल पहुंचाना है, वो भी पुलिस से बच के। और फिर इसलिए वो अंग्रेज ने जिससे बात की होती है वो आदमी सीधा उन सुपीरियर से गैंगस्टर के गुंडों की से ही बात करता है और उनसे ये कहता है कि वो इस ट्रक को इंडिया से नेपाल पहुंचाए। जिसके बाद ही वो सारे गुंडे उस ट्रक के पास सारे कंटेनर्स के ऊपर एक स्पेशल स्टैंप लगा देते हैं, जो स्टैंप देखने में एक मॉन्स्टर जैसा लगता है। वो लोग अंग्रेज से कहते हैं कि इन स्टैंप के पूरे देश के अंदर कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता और फिर इसलिए वो लोग उसके ट्रक को ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ही ट्रक थोड़े आगे जाता है वैसे ही बहुत सारे पुलिस इस ट्रक को रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस इस स्टैंप को देखती है वैसे ही पुलिस भी वहां से भाग जाती है और ट्रक को जाने के लिए कहती है। और फिर हमें पता चलता है कि स्टैंप जिस भी आदमी का है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है, इतना ज्यादा कि उससे पुलिस और सरकार भी डरती है। सुपीरियर गैंगस्टर का नाम जो कि गुंडे का इस ट्रक था ले जा रहा होता है, उसे ये अपने सुपीरियर्स का फोन आता है। लोग उससे ये कहते हैं कि अभी जो वो ट्रक लेकर नेपाल जा रहे हैं वो काम के बाद में कर लेंगे, उससे पहले वो आसाम जाएं, क्योंकि वहां पर उनके कुछ आदमियों को एक लड़की मिल गई है जिसे वो ढूंढ रहे थे और इसलिए वो ये चाहते हैं कि उस लड़की को जल्द से जल्द उनके पास लाया जाए। इसके बाद वो सारे गुंडे मिलकर जल्दी से आसाम जाते हैं और श्रुति हसन को पकड़ लेते हैं। बट इसी टाइम पर देवा और उसकी माँ भी वहीं पर होते हैं, इसलिए वो लोग देखते हैं कि वो सारे गुंडे मिलकर श्रुति हसन को वहां से ले जा रहे हैं एंड उसकी माँ देवा से कहती है कि वो जाकर उस लड़की को मदद करे। जिसके बाद देवा अपना असली रूप दिखाता है और वो उन सारे गुंडों को बड़ी जल्दी पीट देता है। साथ ही साथ देवा उस ट्रक के ऊपर भी अटैक कर देता है जिस ट्रक के अंदर स्टैंप वाले कंटेनर्स रखे थे। बट ये देखते ही जिस अंग्रेज का वो सामान होता है वो अपने आदमी से कहता है कि आखिरकार तुमने तो बोला था कि इसे पूरी कंट्री में इसे अंदर कोई टच नहीं कर सकेगा, स्टैंप लगाने के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, फिर आखिरकार ये कौन है जिसके हमारे कंटेनर को ही उड़ा दिया। लेकिन फिर हम इतना पूछने के बाद ही ये जवाब मिलता है कि जिस आदमी ने इस सिस्टम को बनाया है वो आदमी यही है, यानी कि देवा। और फिर यही हमें ये भी पता लगता है कि देवा की हिस्ट्री के अंदर कई सारे बड़े राज छुपे हैं, लेकिन इधर ही इसी मौके का फायदा उठाकर जो आदमी श्रुति हसन की हेल्प कर रहा था वो उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे वहां से दूर ले जाता है ताकि वो सेफ रह सके। लेकिन वहां से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में ही श्रुति हसन उस आदमी से कहती है कि आखिरकार सब चल क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गुंडे कौन है कि मेरे पीछा पड़े हैं, ये सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं, आखिर ये सारे गैंगस्टर है कौन और ये देवा कौन है और उसे देवा के पास ही क्यों लाया गया। श्रुति हसन इन सारे सवालों को सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके मन में कई सारे सवाल चलते हैं और इसलिए वो एक एक करके इन सवालों के जवाब देने वाला होता है। वो आदमी अपनी कहानी को शुरू करता है और वो श्रुति हसन से कहता है कि इन सबकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे, जिन 3 कबीलों के नाम थे मन्नार, सोयांग और गरिया। और वैसे ही इन तीनों कबीलों के लोग डाकू थे जो कि जंगली तरीकों से लूटपाट किया करते थे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही पावरफुल और खूंखार भी थे। लेकिन कुछ उस टाइम के बाद उन तीनों कबीलों ने मिलकर अपनी एक जगह बनाई और उस पूरी जगह को उन्होंने नाम दिया था खानसार। और फिर वो तीनों कबीले मिलकर इस पूरे खानसार को शहर को रूल करने लगे। इन सब के दौरान ही उनकी कई लड़ाइयाँ हुई, जिसे कि बाहरी हमले और अंग्रेजों के हमले। लेकिन इन तीनों कबीलों ने मिलकर हर बार बाहर से आने वाले सभी को मार दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी, इसलिए उनकी हुकूमत कोई नहीं ला पाया। लेकिन जब साल 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 और 1960 के अंदर देश को लेकर नीतियाँ बनने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि वह खानसार शहर को रद्द कर देगी और एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन फिर जब सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की तब तीनों कबीलों में से मन्नार कबीले के हेड ने
सरकार के आगे बगावत कर दी और सरकार के कई सारे मंत्रियों को मार दिया और सरकार को यह धमकी दी कि वह कभी भी खान सर की तरफ उंगली उठाकर भी ना देखे। जिसके बाद ही ऐसा हुआ, फिर कभी सरकार ने भी खान सर के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मन्नार कबीले का वो लीडर धीरे धीरे करके ताकतवर होता गया, पूरे खानसार को हेड बन गया। क्योंकि वो एक बहुत ही महान लीडर था, इसलिए उसने भी धीरे करके खानसार के काफ़ी डेवलपमेंट किए। उसने खानसार में बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनाई, खानसार के लिए एक पूरी मिलिट्री खड़ी कर दी। जिनके पास खुद के सोल्जर्स थे, उन्होंने अपने लिए कई सारे हथियार लिए और यहाँ तक कि उस लीडर ने खानसार के लिए कई सारे कानून भी बनाए और खानसार के इस लीडर का नाम था शिव मन्नार। इसके साथ ही खानसार के अंदर शिव मन्नार ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बनाई थी, जिस सिस्टम के अंदर उसने खुद ही एक पार्लियामेंट बनाया सिस्टम खड़ा किया था। शिव मन्नार ने पूरे खानसार को 101 पार्ट्स में बांटा और उन सारे एरियाज को रिपीटेड करने के लिए एक वोट पावर बनाई। इसके बाद अपनी सभा के अंदर उन्होंने 3 सिस्टम बनाए, पहला कपार, दूसरा सरदार और तीसरा कर्ता, और इन तीनों के लिए अलग अलग कड़े भी बनाए गए। इस पूरी सभा में कपार की संख्या 62 थी और सरदार की संख्या 8 और कर्ता की संख्या 1। सभी कपार को एक वोट में पावर दी गई थी, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए उन सभी को पतले कड़े भी दिए गए थे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करते थे कि वो सभी कपार है। अगली बारी सरदार की थी, तो एक सरदार को 3 वोट पावर दिए गए थे और इसलिए 8 के 8 सरदारों के पास 3 वोट पावर्स है, जो कि मिलकर बनती है 24, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी को मोटे कड़े दिए गए थे। लेकिन फिर आखिर में आते हैं कर्ता, जिसे मिले थे 15 वोट पावर्स, और इसलिए इसका कड़ा भी सबसे मोटा था। और अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर शिव मन्नार खुद करता था, जो कि सबसे ज्यादा वोट पावर्स के साथ पूरे खानसार को लीड करेगा। इस सिस्टम पे खानसार के सारे लोग बहुत खुश थे और शिव मन्नार बहुत बेहतर तरीके से खानसार को रूल कर रहा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से शिव मन्नार की डेथ हो गई। लेकिन फिर शिव मन्नार के मरने के बाद तीनों कबीलों ने और पूरी सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब से सोया कबीले के हेड को ही खानसार का कर्ता बनाया जाएगा, इसके बाद वही खानसार को लीड करेंगे। बट यह बात शिव मन्नार को बेटे राज मन्नार को बहुत ही बुरी लगी और इसलिए उसने सोया कबीले के हेड को मार दिया ताकि वह कर्ता ना बन पाए। और इसके साथ ही सोया कबीले का कोई भी सदस्य कभी भी उसके खिलाफ बगावत ना कर पाए। इसके लिए उसने ये ऑर्डर जारी कर दिए कि सोया कबीले के सारे लोगों को मार दिया जाए, जिसका मतलब ये था कि खानसार में रहने वाले 3 कबीलों में से अब एक कबीले को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और फिर यह सब करने के बाद राज मन्नार खुद ही खानसार का कर्ता बन गया। साथ ही साथ उसकी सभा से कोई भी बगावत ना करे, इसलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों में से ज्यादातर को कर्ता बना दिया। शिव मन्नार की 2 पत्नियां थी, जिनमें से पहली बीवी से उसे 2 बच्चे थे, जैसे कि दोनों एक बेटा और एक बेटी। दूसरी बीवी के भी 2 बच्चे थे, जिनमें से एक का नाम था वर्धा और दूसरे छोटे भाई का नाम अब सभी ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता लगेगा कि ये वही वर्धा है जिसे कि देवा का दोस्त है। इनके साथ ही यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि राज मन्नार का बेटा जो उसकी छोटी बहन और उसकी बेटी का पति था, यानी कि राज मन्नार का जमाई, और साथ ही साथ उसकी पत्नी का भाई यानी कि उसका साला भी था। ये चारों ही सदस्य उसकी सभा में सरदार थे और उसने अपने परिवार के सदस्यों को ये पद दिया था। लेकिन राज मन्नार ने वर्धा को कोई भी पोस्ट नहीं दी थी। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि जब वर्धा छोटा था तभी राज मन्नार ने वर्धा को पोस्ट दी थी और उसने एक सरदार बनाया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन के अंदर ही वर्धा अपने सरदार वाला वही कड़ा निकाल कर उस गुंडे को सौंप देता है, जो कि देवा और उसकी मदर को मारने के लिए आया था। और वर्धा की इस हरकत को देखकर शिव मन्नार गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने उसके बाद उसे कोई भी पद नहीं दिया था। इन सब के साथ ही राज मन्नार ने अपने रूल करने के साथ ही अपने पिता के बनाए गए कानून में भी बदलाव किए थे और कुछ कानूनों को बदलकर ये कर दिया था कि एक कानून ये भी था कि जो भी ताकतवर हो वो कर्ता से बगावत करके और उसे हरा के या मार के खानसार के ऊपर रूल कर सकता है, यानी कि जो पावरफुल होगा उसी की डोमिनेंस चलेगी। इन सारे कानूनों को और अपने तरीकों के साथ मिलकर राज मन्नार ने खानसार के ऊपर 25 सालों तक रूल किया था और उसके पूरे राज्य के अंदर कभी भी कोई नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन अचानक से राज मन्नार ने ये डिसाइड करता है कि उसे किसी जरूरी काम से खानसार से बाहर जाना है। पर फिर इसी टाइम पर राज मन्नार का जमाई उसके पास आता है, उससे कहता है कि अपने बेटे वर्धा को ठुकराए हुए काफी टाइम हो गया है,
लेकिन अब शायद उसे वर्दा को बुला लेना चाहिए। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि राज मन्नार वर्दा की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि अपने सारे बच्चों में से राज मन्नार सबसे ज़्यादा प्यार वर्दा से ही करता है। और इसके साथ ही जब भी वर्दा को देखता है तब उसे अपने पिता की याद आती है और उसकी बेटी को टेम्परेरी बेस के लिए वो कर्ता बना देता है। उससे कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब वो उसकी जगह रहकर रूल करेगी। इसके साथ ही सभा के अंदर अपने बेटे वर्दा को बुलाता है और 8 सरदारों में से एक सरदार की पोस्ट लेकर वर्दा को एक सरदार बना देता है। और साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि जब वो वापस आएगा तब वो अपने बेटे वर्दा को कर्ता बना देगा, जिसके बाद उसका बेटा वर्दा ही खानसार पर रूल करेगा। और फिर इन सब के बाद राजा मन्नार जरूरी काम से खानसार से बाहर चला जाता है। बट फिर तभी हम ये देखते हैं कि राज मन्नार का जमाई अपने असली रंग दिखाता है और राज मन्नार ने जिस आदमी की सरदारी पोस्ट लेकर अपने बेटे वर्दा को सरदार बनाया था वो उसी आदमी के पास जाता है और उसे बोलकर भड़काने लगता है कि वो राज मन्नार ने उसके साथ गलत किया है। अब यही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यह आदमी उसी आदमी का बेटा होता है जिस आदमी को वर्दा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था और अपने सरदार का ओहदा दिया था। और यहाँ पर राज मन्नार का भाई उसी बात को बोलकर इस आदमी को भड़का रहा था और उससे ये कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी पोस्ट को बचा सकता है और इसके लिए उसे वर्दा को खत्म करना होगा। वो आदमी अपनी सरदार की पोस्ट को बचाने के लिए वर्दा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो तैयारियां भी करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि राज मन्नार के फैसले से उसका बड़ा बेटा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। इस बात की जलन होती है कि राज मन्नार का सबसे बड़ा बेटा तो वो है, लेकिन फिर भी राज मन्नार ने उसको ही होते हुए उसे छोटे बेटे वर्दा को कर्ता बना दिया है और इसलिए इसके मन में भी वर्दा के लिए घृणा आ जाती है और वो वर्दा को मारने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद वर्दा के खिलाफ के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वो सब साथ मिलकर वर्दा को मारने के लिए लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो सभी वर्दा को मार देंगे जिससे कि वर्दा कभी कर्ता ना बन पाए और उन्हें भी कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर तभी ये बात राज मन्नार की बेटी को पता चलती है, वही बेटी जो कि टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ की करता थी और वही ये जान जाती है कि वर्दा को मारने की कोशिश की जा रही है। अब वैसे वो भी वर्दा से नफरत ही करती थी, लेकिन तब वो सोचती है कि उसके फादर ने उसे जिम्मेदारी दी है और इसलिए अगर उसके फादर के राज में कुछ गलत होता है तो वो अपने फादर का भरोसा खो देगी और वो ये सब रोक कर रहेगी। इधर हम ये देखते हैं कि वर्दा के सारे दुश्मन मिलकर वर्दा को मारने के लिए आ जाते हैं और वो वर्दा को मारने के लिए उसके घर से भी निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं वैसे ही खानसार के शहर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज आने लगती है और हमें ये पता चलता है कि एक सीज फायर है जिस सीज फायर को खानसार के कर्ता ने डेवलप कर सका था। यहाँ इस चीज पर फायर का राज मन्नार की बेटी ने डिक्लेयर किया था। इसके बाद ही मीटिंग होती है जिस मीटिंग के अंदर सबको बुलाया जाता है, जहाँ पर राज मन्नार की बेटी वर्दा के बारे में दुश्मनों से पूछती है कि क्या आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो खानसार के कानूनों के अंदर कर रहे हैं। राज मन्नार ने ये कानून बनाया है कि जो भी पावरफुल लोग हैं वो खास करके अंदर अपनी डोमिनेंस बना के कर्ता को बन सकते हैं और वो लोग भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें गलत क्या है। बट राज मन्नार की बेटी ये जानती थी कि जो भी होने वाला है उससे उसका फादर कभी खुश नहीं होगा और वो सीज फायर को नहीं हटाती। बट इसी के लिए वर्दा के सारे दुश्मन इस बात का प्रस्ताव रखते हैं कि खानसार के अंदर भी वोटिंग सिस्टम है और इसलिए सीज फायर होगा या नहीं ये वोटिंग से ही डिसाइड होगा। तो फिर इसलिए ये बात तय होती है कि आज से ठीक 9 दिन बाद सभा के अंदर वोटिंग की जाएगी, जिसमें अगर ज्यादा वोट इस बात को लेकर जाएंगे कि सीज फायर हो कि लागू ना हो तो चाहिए तो फिर सीज फायर लागू रहेगा, जिसके बाद कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज्यादा वोट इस पक्ष में आएंगे कि सीज फायर हो तो लड़ाई होकर रहेगी, जिसके बाद कोई भी किसी से लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। जब ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि ठीक 9 दिन बाद सीज फायर लेकर वोटिंग होगी, तभी वर्दा के सारे दुश्मन यानी कि उसका भाई और बाकी के सारे लोग सभा के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, प्यार से या फिर धमकाकर, जैसे मर्जी। लेकिन उन सबका मोटिव यही होता है कि वो किसी भी तरह से ज्यादा वोट हासिल करके अपनी तरफ कर ले, ताकि वो वोट दिन 9 तारीख को जो भी फैसला होगा उसमें वो सीज फायर को हटा सके, जिससे कि सीज फायर हट जाए और वो लोग वर्दा को मार सके। और जब ये लोग नेक्स्ट शेयर कर रहे थे कि वो लोग वोटिंग्स के अंदर सीज फायर को हटवा देंगे, तभी ये सब मिलकर अपनी खुद की मिलिट्री बनाने लगते हैं, क्योंकि
खान सर की जो मिलिट्री है वो खान सर के कर्ता के हाथ में है, यानी अभी के टाइम पर राज मन्नार की बेटी के हाथ में। राज मन्नार के आने के बाद राज मन्नार के हाथ में है, तो इसलिए वो खुद के गन्स खरीदते हैं, मिसाइल बम और एक्सप्लोजिव खरीदते हैं, बहुत सारे देशों के रेबल सोल्जर को उठा कर ले आते हैं और उनसे अपनी खुद की आर्मी बना लेते हैं, ताकि 9 दिन बाद जब ये लोग वर्धा को मारने जाए तब उन्हें रोकने आए तो वो उसे खत्म कर दे। ये सारी चीजें वर्धा को पता चलती है। छोटा भाई उसे कहता है कि, और वो भी ये डिसाइड करते हैं कि अब उनके बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई लड़नी होगी। तभी वो खुद के लोग चाहिए और उन्हें भी खुद की आर्मी तैयार करनी होगी। और फिर इसी के लिए वर्धा का छोटा भाई उससे पूछता है कि उनकी आर्मी कहाँ है और वो कब उसे तैयार करेंगे। और फिर इसलिए वर्धा खान सार से निकलकर सीधा एक जगह जाता है, जो जगह होती है गुजरात के एक छोटे से गांव में। और वहां जाकर वो मिलता है अपने पुराने दोस्त से। उस देवा से क्या, वहां आकर वो देवा उसकी मदद से मिलता है और वह वो देवा से कहता है कि उसकी मदद की जाए, क्योंकि देवा ने अपने बचपन के दोस्त वर्धा से ये वादा किया था कि वो जिंदगी में जब भी उसे बुलाएगा तब वो उसके लिए हाजिर होगा और वो जो चाहेगा वो करेगा। खान सार के लोग काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्धा पूरी आर्मी बिल्डअप करने जाएगा पर ये एक ही आदमी को उठाकर ले आया है जो कि शायद किसी काम का नहीं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो क्या है ये तो हम और आप जानते ही हैं, क्योंकि जिस बंदे को वर्धा लेकर आया है वो अकेला ही किसी आर्मी से बढ़कर है, क्योंकि वो है सालार। इसके बाद ही सभी लोग तैयार होते हैं और सीधा वोटिंग का करते हैं। एंड देन फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन सीज फायर के ऊपर वोटिंग्स होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी दिन वर्धा का फादर राज मन्नार भी आ जाता है, जो कि खान सार का करता है विद 15 वोट्स। और इसलिए वो जब वो वोटिंग्स होती है तब पहले तो सीज फायर को हटाने को लेकर ज्यादा वोटिंग्स आती है, लेकिन फिर जैसे ही राज मन्नार अपना वोट डालता है वैसे ही उसके 15 वोट भी एक ही जगह से पूरी की पूरी वोटिंग बराबर हो जाती है। और इसलिए फिर आखिरी वोट बचता है वर्धा का एंड। साथ ही साथ सब कुछ अब वर्धा पे डिपेंड था कि क्या वो सीज फायर लागू रखना चाहता है या फिर सीज फायर को हटाना चाहता है। वर्धा अपने फादर के राज में ऐसा सोचता है कि वर्धा सीज फायर को लागू रखेगा और उसी के लिए वोट करेगा, ताकि सीज फायर लागू रहने से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और फिर मेरा बेटा वर्धा मेरी जगह लेकर खान सार को नॉर्मली रूल करेगा। लेकिन वर्धा कुछ अलग करता है, वो सीज फायर को हटाने के लिए वोट करता है। और फिर क्योंकि सीज फायर को हटाने के लिए ज्यादा वोट्स आते हैं इसलिए खान सार के अंदर सीज फायर हटा दिया जाता है। बट ये देखकर वर्धा का फादर राज मन्नार भी काफी शौक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार वर्धा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर यही पर स्टोरी में हमें ये देखते हैं कि वर्धा और देवा पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि अब वर्धा और किसी से नहीं डरेगा, अब वो सीज फायर को हटाकर ही अपने सारे दुश्मनों से लड़ेगा और देवा के साथ मिलकर उन सबका खात्मा कर देगा। बात प्रेजेंट टाइम में आके हमें बड़ा बेटा दिखाया जाता है जो कि वर्धा के खिलाफ थे। वो सब के सब अपनी टीम और आर्मी को लेकर तैयार हो जाते हैं, जंग की शुरुआत करने लगते हैं। लेकिन इधर अब वर्धा भी देवा के साथ तैयार था। इधर ही वर्धा के ऊपर कई सारे हमले भी होते हैं और इन्हीं हमलों के अंदर वर्धा और देवा मिलकर उन सभी को मारते हैं और खुद की जान बचा लेते हैं। और लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि ये तो इनकी लड़ाई की शुरुआत है। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राज मन्नार अपनी बेटी के साथ होता है, बट तभी उसी टाइम पर एक आदमी राज मन्नार पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से राज मन्नार पर जाता है और इसे पकड़कर घायल कर देता है। और जब उससे वो पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसने उसे ऊपर अटैक क्यों किया, तभी आदमी राज मन्नार के सामने बहुत बड़ा खुलासा करता है कि वो राज मन्नार से कहता है कि वो सोया कबीले से है, यानी कि वही कबीला जिस कबीले को हेड को आज से कई साल पहले खान सर का कर्ता बनाया गया था। लेकिन राज मन्नार ने उसे मरवा दिया था और उसके साथ साथ उसके पूरे कबीले को लोगों को भी खत्म कर दिया था। बट जब राज मन्नार के आदमी पूरे कबीले के लोगों को मार रहे थे तब उसी टाइम पर उन्होंने अपने कई सारे बच्चों को छुपा लिया था, जिससे उन सारे बच्चों की जान बच गई थी। अब उनमें से एक बच्चा है जिसके साथ ही वो ये बताता है राज मन्नार का जमाई भी एक सोयांग है और उन्हीं की तरफ एक सैकड़ों सोयांग भी जिंदा है जो कि कई सालों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब वो राज मन्नार की पूरी सल्तनत को खत्म करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग अपने माता पिता और अपने कबीले का बदला लेंगे। इसके साथ ही वो सभी राज मन्नार को ये भी बताता है कि हमारे कबीले के जिस हेड को उसने मारा था उसके लोग उसके बेटे और उसकी बीवी को भी मारने गए थे, लेकिन उसके बेटे और उसकी बीवी की जान बच गई। फिर हमें भी यहाँ पर यह पता लगता है कि सोया कबीले के हेड के जिस पत्नी और बेटे की वो बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि देवा उसकी माँ है,
यानी कि देवा ही है वो बच्चा जिसकी की सोया कबीले के हेड का बेटा था, यानी कि वही जिसे राज मन्नार ने मार दिया था। मतलब कि देवा के फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी के सबसे प्यारे दोस्त वर्दा का पिता था, राज मन्नार। साथ ही साथ यहीं पर वो आदमी राज मन्नार को ये भी कहता है कि तुमने हमारे हेड को मारा था, जो हेड खान सार का भी लीडर बनने वाला था, और अब क्योंकि देवा उसका बेटा है इसलिए अब वही हमारे कबीले का हेड है, और रियलिटी के अंदर वही खान सार का असली लीडर है। यानी कि खान सार का असली कर्ता इसके साथ बाद ही राजमन्नार अपनी बेटी से बात करता है और बेटी से ये भी कहता है कि कुछ टाइम पहले जब खान सार से बाहर गया था तो वो बहुत ही जरूरी काम से गया था। दरअसल उसे खबर मिली थी कि खान सार के अंदर से ही कोई के है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में गन्स और बम का ऑर्डर दिया था, और इसलिए वो ये सब जानता था कि खान सार के अंदर कोई तो है जो कि खान सार में बगावत लाना चाहता है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि राज मन्नार जो भी सोच रहा था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खान सार के एक सभागी के मेंबर के जो कि राज मन्नार के काफी करीब था, उसने ही खान सार के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पे बंदूकें और मिसाइलें और बम्स और इकट्ठा कर लिए थे, और ये अब यहाँ तक की तैयारी में था कि वह खान सार के ऊपर अटैक करे। लेकिन फिर हमें यहीं पर मूवी के एंड हो जाती है और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। तो हमें ये काफी सस्पेंस से बड़ी कहानी हुई लगी है। पार्ट 2 भी इसका जरूर बनेगा और हम इसी चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आप ये मूवी आपको कैसी लगी है? मैंने तो सेटर की सीटें फाड़ दी थी, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और चैनल को कमेंट्स भी कर दे कि कैसी लगी आपको ये मूवी। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे।